नमस्ते भारत की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। नाराज लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। कई इलाकों में लोगों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। नाराज लोगों ने कई जगहों पर आगजनी की है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को पीटा भी है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। प्रणय, ईरान में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, क्यों नहीं इस पर रोक लग पा रही है? और क्या वहां की सरकार बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए आदर्श, क्योंकि ये मामला फिलहाल हाथ से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए बातचीत की तमाम कोशिशें, निर्देश की तमाम कोशिशें फिलहाल टूटती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि बीते 4 दिनों के अंदर, अगर आप बात करें बीते 2 दिनों के अंदर, तो करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये आंकड़ा अब तक विरोध प्रदर्शनों की में हुई मौतों का सिलसिला ही अगर आप देखें तो करीब 8 लोग अब तक मारे जा चुके हैं इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के दौरान। क्योंकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो ईरान की सरकार है, वो खामनेई सरकार, वो कोशिश कर रही है कि हालात को नियंत्रित किया जाए, ताकत से नियंत्रित किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। और एंटी हिजाब यानी हिजाब के विरोध में हिजाब के खिलाफ ये जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ है, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज और स्कूल का जो सेशन शुरू हुआ है, उसके दौरान भी ये जो है विरोध प्रदर्शन और उग्र हुए हैं। खासतौर पर यूनिवर्सिटीज से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, तेहरान के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। और लगातार ये जो महिलाओं के विरुद्ध प्रदर्शन है, इसका सिलसिला पूरे ईरान के अंदर फैलता चला जा रहा है। कुछ राइट ग्रुप जो हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इन विरोध प्रदर्शनों के बीच में ईरान की सरकार का कहना है कि ये सोची समझी तरीके से विदेशी सरकारों का भड़काया हुआ आंदोलन है, और जिसे वो बातचीत के जरिए सुलझाना चाहती है। वो कोशिश कर रही है कि इन तमाम समूहों से बातचीत की जाए। और ये ऐसा नहीं है जिस तरीके की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन सरकार बात कर रही है और चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ईरान से, वो बताती हैं कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूट रहा है। बिल्कुल, और ये जाहिर करें कि बातचीत की कोई कोशिश फिलहाल असर दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज सुबह 10 बजे कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। निगमबोध घाट में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। सुबह 10 बजे यह अंतिम संस्कार होगा। हमको आपको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव सबकी आंखों को नम कर इस दुनिया से चले गए। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कितना डॉक्टर लोग को दिखा रहे हैं, कोई मजा नहीं पकड़ पा रहा। बाहर फेंको, बाहर कर दो, लक्ष्य पे ध्यान रखो, लक्ष्य पे। हंसाने की गारंटी देने वाली एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कल दिल्ली गेम्स में आखिरी सांसें ली। वो पिछले 42 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, और सांसों की ये डोर कल सुबह हाथ से छूटी तो सबको गमगीन कर गई। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, सुनील पॉल ही नहीं, देश के कई हस्तियों की आंखें राजू श्रीवास्तव के इस आखिरी सफर के बाद नम हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे निगमबोध पर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सुबह 8 बजे दिल्ली के दशरथपुरी से अंतिम यात्रा निकलेगी। राजू श्रीवास्तव के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सिनेमा जगत के सभी बड़ी हस्तियों ने दुख जताया। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव करीब 3 दशक से फिल्मी जगत में सक्रिय थे। राजू श्रीवास्तव के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। शहर शहर आसमानी कहर।
एक बार फिर उफान पर नदियां। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। चलो सितंबर में सैलाब रिटर्न। सितंबर का महीना बीतने वाला है, लेकिन मॉनसून है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक आसमानी आफत एक बार फिर लोगों को डराने लगी है। सितंबर में सैलाब रिटर्न्स की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर यूपी के जालौन से, जहां भारी बारिश के चलते 25 परिवार सैलाब में घिर गए। 25 परिवारों के 80 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बताया जा रहा है कि मलंगा नाले में बारिश की वजह से उफान आ गया, जिससे नाले के आसपास के इलाके पानी में डूब गए। तस्वीरें जालौन के शांतिनगर इलाके की आप देख रहे हैं, जहां इन परिवारों पर सैलाब का कहर पड़ा है। यूपी के जालौन में भारी बारिश से बुरा हाल है। 25 परिवार इस सैलाब में घिर गए। 25 परिवारों के इन 80 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां देर रात तक चलता रहा। देखिए, यूपी में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। शहर शहर नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों की मुसीबत बढ़ाने लगा है। सहारनपुर से लेकर जालौन तक बारिश कहर बरपा रही है। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक सैलाब आ गया। शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ के आसपास बरसाती नाले में उफान ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। शाकुंभरी देवी मंदिर में नवरात्र के मेले की तैयारियां चल रही थी। अचानक पानी आने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई। चारों तरफ पानी भरने से लोग पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हो गए। उधर यूपी के जालौन में भारी बारिश की वजह से मलंगा नाला उफान पर आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नाले में उफान की वजह से शांतिनगर इलाके में 25 परिवार के करीब 80 लोग फंस गए, जिनको बचाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। हमारे मौके पर तो कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? कम से कम 80-82 लोग बताए जा रहे हैं, बच्चों के साथ। लेकिन जिस तरह से अचानक सितंबर में आसमान से मुसीबत की बारिश हो रही है, उससे लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। वहीं एमपी के रतलाम में बरसात से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सड़कें पानी में डूबी है, हर तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की हैं, जहां बुधवार को अचानक मौसम बदला और जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया। पूरा रतलाम शहर पानी पानी नजर आने लगा। रतलाम के नीम चौक से लेकर रतलामी गेट सरकारी अस्पताल तक कोई गली नहीं बची जहां पानी ने अपना डेरा ना डाल दिया। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा जो पानी में ना डूब गया हो। सड़कों पर कुछ इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। बड़ी गाड़ियां तो पानी के बीच किसी तरह निकल गई, लेकिन बाइक वाले बीच रास्ते में फंस गए। इस शख्स को देखिए कैसे पानी के बीच अपनी बाइक पैदल लेकर जा रहा है। शाम का वक्त था, लोग बाजार के लिए निकले थे, लेकिन क्या पता था कि मौसम की मार ऐसी पड़ेगी कि पूरे शहर को पानी पानी कर देगी। कुछ इलाकों में दुकानों के आसपास इतना पानी भर गया कि कई लोग दुकान के भीतर कैद हो गए। ये हाल 1 घंटे की बारिश में हुआ है। ऐसे में अगर थोड़ी देर और बारिश हुई होती तो रतलाम के लोगों का हाल और बुरा हो जाता। जिस तरह सितंबर में अचानक मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। तो एमपी में बारिश मुसीबत बनकर टूटी, तो वहीं राजस्थान में भी आसमानी आफत में लोग बेबस नजर आए। धौलपुर में अचानक हुई बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। सितंबर का महीना चल रहा है, लोगों को उम्मीद थी बारिश जा चुकी है, लेकिन ये क्या, जोधपुर में तो सितंबर में जुलाई जैसा मंजर नजर आने लगा है।
तस्वीरों में देखिए, सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी जमा है। पूरा बाजार पानी में डूबा नजर आ रहा है। सड़क किनारे लगी दुकानों का कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। दुकान के आसपास लोग पानी में खड़े नजर आ रहे हैं। इस सड़क के दोनों तरफ मकान नजर आ रहा है और बीच में सड़क पर पानी का बसेरा है। सड़क किनारे खड़ी सफेद रंग की स्कूटी आधी पानी में डूबी हुई है। उसके आसपास से कुछ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। इस गाड़ी को देखिए, पानी को चीरती हुई ये गाड़ी तेजी से निकलती है। ऐसा लगता है जैसे आधी गाड़ी पानी में डूबी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सितंबर में बारिश की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन यहाँ जब भी बारिश होती है तब ऐसा ही मंजर नजर आता है। जबलपुर में तेज बारिश के कारण निकलने में बहुत समस्या होती है। जल भराव खूब हो गया है, पानी इतना भर गया है कि निकलने में ना तो गाड़ी निकल पा रही है ना साधन निकल पा रहा है कुछ भी। आज धौलपुर में तेज बारिश होने की वजह से पानी जल भराव हो गया है और इस तरह से पानी भर जाता है, नीचे के घरों में परेशानी आ जाती है और हल्का सा ही पानी बढ़ता है तो ऐसे जल भराव हो जाता है यहाँ पे। ये बारिश भले ही सितंबर के आखिरी हफ्ते में हुई हो, लेकिन प्रशासन और बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। उधर यूपी के मथुरा में भारी बारिश से बुरा हाल है। देर रात हुई बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। थोड़ी ही देर की बारिश ने मथुरा के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। भूतेश्वर रेलवे स्टेशन और नए बस स्टैंड के आसपास बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। जगह जगह गाड़ियां पानी में फंस गई तो कुछ इलाकों में लोग गाड़ियों को धक्का देते हुए नजर आए। तस्वीरें आप मथुरा की देख रहे हैं, जहां पर सड़क पर लगातार बारिश के चलते जो गाड़ी चालक थे उन्हें खासी परेशानियां उठानी पड़ी। कोई गाड़ी खींच कर ले जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है। ऐसे में रफ्तार पर ब्रेक यहाँ पर लग गया। देखिए कितना पानी यहाँ सड़कों पर भरा हुआ है। तो मथुरा में इस आफत की बारिश ने लोगों को गाड़ियों को धकेलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि गाड़ियां चलाना इस भरी हुई सड़क पर मुश्किल हो रहा था। रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड के पास आसपास हर जगह सिर्फ पानी ही पानी भर गया। तो यूपी के पूर्वांचल के हिस्से में नदियां उफान पर हैं। गोरखपुर में राप्ती और घाघरा नदी लोगों को डरा रही है, तो वहीं अयोध्या में सरयू नदी भी उफान पर है। उधर गोरखपुर में घाघरा नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी तटीय इलाकों को डुबोने लगा है। लोगों के घरों के आसपास पानी ने डेरा डाल दिया है। घाघरा नदी के साथ साथ राप्ती नदी भी रौद्र रूप दिखाने लगी है। घाघरा और राप्ती के दायरे में आने वाले करीब 27 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और एसडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव के काम में उतार दिया गया है। वहाँ पे सुरक्षित आवागमन के लिए वहाँ पे नाव की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया गया है, राहत शिविरों को भी क्रियाशील कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो लोगों को वहाँ पर विस्थापित किया जा सके और आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जा सके। प्रशासन के मुताबिक नेपाल से पानी छोड़े जाने से नदी किनारे के गांव प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। सरयू नदी की वजह से हमारे करीब 20 से 25 गांवों में पानी आ गया है और अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि नदियां अब उतार पर हैं, तो मेरा अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में इन गांवों से पानी कम होकर के बाहर हो जाएगा। फिलहाल अगले 4 से 5 दिन तक गोरखपुर के लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अयोध्या में भी सरयू नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। सरयू का बहाव काफी तेज हो गया है। सरयू नदी के उफान की वजह से नदी किनारे डूबने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सितंबर महीने में सरयू का ऐसा रौद्र रूप करीब 1 दशक बाद देखने को मिला है। ये सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर है और बहाव इतना तेज है कि आदमी नहाने के लिए जाता है तो अगर लोटे स्नान है तो पैर फिसल जाए। इतना तेज बहाव जैसे हरिद्वार में है गंगा जी का बहाव, इस तरह यहाँ बहाव है। जिस तरह यूपी के अलग अलग हिस्सों में नदियां डरा रही हैं, ऐसे में अगर आगे भी बारिश होती रही तो लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी।
पर रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें ब्रिटेन से है, जहां के बर्मिंघम में हिंदू मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां ड्रोन से मंदिर की निगरानी की जा रही है। मंदिर पर हमले की आशंका को देखते हुए यहां चारों तरफ सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है और ड्रोन कैमरे से भी मंदिर की निगरानी की जा रही है। यहां 200 लोगों की भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए थे। ऐसे में मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है, जो इन तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है। और ड्रोन के जरिए मंदिर की निगरानी की जा रही है। मंदिर पर किसी तरह का कोई हमला ना हो, तो इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी यहां फॉरेन सेक्रेटरी से बातचीत की थी और उन्होंने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। 2 दिन पहले भी इसी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पाकिस्तान के मुसलमान जमा हो गए थे। मंदिर का घेराव कर इन लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी मुसलमानों की भीड़ है, जिनके निशाने पर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में एक दुर्गा मंदिर है। सबके चेहरे पर मास्क है, सबने अपनी पहचान छिपाई हुई है। They're marching towards the Hindu temple. सामने जो मंदिर दिख रहा है, इसका नाम है दुर्गा भवन मंदिर। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, जो इस पूरे प्रदर्शन को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। भीड़ लगातार अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। मंदिर के लिए इन प्रदर्शनकारियों की नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि मंदिर की दीवार पर चढ़कर ये अश्लील इशारे भी कर रहे थे। जैसे ही भीड़ थोड़ी उग्र हुई, पुलिस ने उसे पीछे करना शुरू किया। पर सवाल यह है, ये सब क्यों हो रहा था? इसका जवाब जानने के लिए आपको इन्हें जानना होगा। ये साध्वी ऋतंभरा है, जो दुर्गा वाहिनी की संस्थापक है। हिंदुओं के हित की बात करती हैं। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बर्मिंघम के इस दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा को आना था, लेकिन पाकिस्तानियों और मुसलमानों के विरोध की वजह से उनका आना कैंसिल हो गया, क्योंकि मुसलमानों ने मंदिर के ट्रस्टियों पर इस कार्यक्रम को कैंसिल करने का दबाव बनाया था। ऋतंभरा दीदी जी का sermon था. It wasn't going to be any speech as it was put out there. It was simply a sermon and then obviously bhajan kirtan, which we hold on a Tuesday anyway. But obviously there are always wrong elements in the community out there that like to stir up trouble, which is what they did. But it came to nothing in the end. The police was they acted brilliantly. They kept the temple safe. They kept the protesters, held them away from our premises. पर उनको साध्वी ऋतंभरा देवी के यहाँ पर आने से दिक्कत क्या थी? क्यों इतना उनको तकलीफ हो रही थी? कुछ मिसइंफॉर्मेशन, कुछ प्रीवियस पास्ट जो इंडिया में उनके कुछ बयान होंगे, हमें तो उनके बारे पूरा पता भी नहीं है, लेकिन जो भी था it didn't happen. 16 सितंबर को ही ये अनाउंसमेंट की गई थी कि साध्वी ऋतंभरा अब यहाँ पर नहीं आ रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन बावजूद इस अनाउंसमेंट के कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को ये वाजिब उन्होंने समझा कि वो फिर भी यहाँ आकर प्रोटेस्ट करें। उन्होंने केवल प्रोटेस्ट ही नहीं किया, बल्कि एक तरीके का कहर, एक तरीके का टेरर यहाँ पर करने की कोशिश की। कई सौ लोग यहाँ इस मंदिर की चार दीवारी पर लटके हुए थे, खड़े हुए थे, काले रंग के कपड़े पहनकर, और काले रंग के मास्क उन्होंने लगाए हुए थे, और वो यहाँ की शांति भंग करने पर लगे हुए थे।
यानी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि उन्हें अपने मंदिरों में भजन कीर्तन के लिए किसे बुलाना है और किसे नहीं। यही सवाल जब हमने इस मंदिर के ट्रस्टी से पूछा तो खुलकर कुछ भी कहने से हिचकिचाते रहे। हमें ऐसा भी लगा जैसे वो डर रहे हों। आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके का एक थ्रेट है, एक तरीके का डर यहाँ पे रहने वाले हिंदूज के मन में डाला जा रहा है, जो कि माइनॉरिटी में है यहाँ पर, कि क्योंकि जिस तरीके से कॉल किया जा रहा था कि आज सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा होके यहाँ पर पहुँचे, आज कुछ नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि कल के लिए ये डर की बात है, हिंदुओं के लिए डर की बात है कि कोई हमें डिक्टेट करना चाह रहा है कि हम किसे बुलाएं किसे ना बुलाएं और कैसे अपनी जिंदगी जिएं? देखिए, ऐसा है कि दुनिया का तो हम कुछ नहीं बोल सकते। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो वहाँ की बात है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस संस्था से है और इस कम्युनिटी से है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स have given out a united message that we will not tolerate any such thing. बर्मिंघम के दुर्गा भवन मंदिर के ट्रस्टी सभी समुदायों को मानने वाले सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के पीछे छिप रहे हैं, लेकिन बर्मिंघम का इस्लामीकरण हो चुका है। इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। इसे ब्रिटेन का मिनी पाकिस्तान तक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 13.5% पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं, जबकि सिर्फ 6% हिंदू हैं। इसलिए बर्मिंघम का हिंदू डरा हुआ है। कोई भी कुछ बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा? कोई भी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि हम हिंदू खतरे में हैं, हमारे मंदिरों पर अटैक हो गया, हमारी मूर्तियां तोड़ दी गई और हमारे झंडे जला दिए गए? क्या ये छोटी मोटी बात है? और क्या ये इंग्लैंड जैसी जगह पर होना चाहिए? क्या यहाँ का सिस्टम ऐसे ही चुप बैठा रहेगा यदि किसी चर्च पर हमला होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों यहाँ के हिंदू बोलने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं? किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है? लेकिन सवाल ये है कि बर्मिंघम में दंगा फैलाने की साजिश कहां से हुई? ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको 5 दिन पहले इंग्लैंड के ही लेस्टर शहर चलना होगा, जो बर्मिंघम से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन था शनिवार यानी 17 सितंबर का और जगह थी लेस्टर शहर, जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा हुआ। यहां भारतीय और पाकिस्तानी आपस में भिड़ गए और इनके भिड़ने की वजह थी पिछले महीने एशिया कप का ये मैच। जिसमें 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ था। लीग स्टेज के इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक भारत की जीत के बाद बहुत से भारतीय लेस्टर के बेलग्रेव इलाके में इकट्ठे हुए और फिर वहां एंटी पाकिस्तानी नारे लगे, जिसके बाद तनाव बढ़ा। दोनों समुदायों के बीच ये तनाव लगातार बढ़ता रहा और फिर शनिवार यानी 17 सितंबर को अचानक से हिंसा तब भड़की जब कुछ भारतीयों ने लेस्टर के ग्रीन लेन रोड पर एक मार्च निकाला, जिसमें जय श्री राम के नारे लगे। इस मार्च का पाकिस्तानियों ने विरोध किया और मार्च के विरोध में मुसलमानों ने एक दूसरा मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम थे। लेस्टर के इसी ग्रीन लेन रोड पर एक शिव मंदिर था, उस पर एक भगवा झंडा लगा हुआ था। एक प्रदर्शनकारी ने भगवा झंडा उतार दिया। जिसके बाद एक वीडियो भी आया जिसमें एक भगवा झंडा जलाया जा रहा है। इसके बाद तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब लेस्टर में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। We, the family of Leicester, stand in front of you not only as Hindus and Muslims, but as brothers and sisters. We together call upon the inciters of hatred to leave our city alone. Leicester has no place for foreign extremist ideology that causes division. ब्रिटिश मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में इस दंगे में घायल एक हिंदू ने अपनी पहचान छुपाते हुए बताया कि उस दिन क्या-क्या हुआ था। Stand that this is not fair on us, that you guys have been coming to our streets
breaking and smashing things. So we just organised a march to show the support for our community. We can't have this any longer. पुलिस कह रही है पूरा दंगा सोशल मीडिया से फैलाया गया क्योंकि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई गई। लेकिन सवाल उस नफरत का है जो इंग्लैंड में दोनों समुदायों के बीच फैल गई है। और अब रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर केरल से आपको बता दें, जहां 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आज सुबह से ही ये रेड चल रही है। पीएफआई के नेताओं और इस संगठन से जुड़े ऑफिस पर ये सर्च जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल में एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। केरल में अलग अलग 50 जगहों पर एनआईए की टीम इस समय छापेमारी कर रही है। सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पीएफआई के नेताओं और इस संगठन से जुड़े तमाम जो दफ्तर हैं, वहां पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केरल के अलग अलग 50 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी मिली है। एनआईए की टीम पहुंची है जो इन ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रही हैं, जो पीएफआई के नेता हैं और संगठन से जुड़े तमाम दफ्तरों पर फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस छापेमारी से जुड़ी हुई? देखिए, ये जो छापेमारी है काफी बड़े पैमाने पर हो रही है और केरला में करीब 50 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। खास बात ये कि एनआईए के साथ साथ इस बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की टीम भी इस छापेमारी में शामिल है। और छापेमारी केरला के बड़े पीएफआई के नेताओं, जिनमें एमए सलाम भी शामिल हैं, मंजेरी के वो सेक्रेटरी हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उनके ऑफिस और उनके घर के अलावा पीएफआई के स्टेट के अन्य नेताओं और छोटे नेताओं पे हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये जो कार्रवाई है इसको बहुत ही बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। यहाँ याद करने वाली बात होगी कि बिहार में पीएफआई के लोगों के पकड़े जाने के बाद, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, उसके बाद फिर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 18 तारीख को भी एनआईए कार्रवाई करती है। करीब 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जाती है और उसके बाद आज फिर एनआईए और ईडी इस बार मिलकर छापेमारी कर रही है, जो 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो रही है। हमारी जो एनआईए के अधिकारी बता रहे हैं कि ये छापेमारी का दायरा और बढ़ेगा और देश के अलग राज्यों में भी छापेमारी की जाएगी केरला से लीड लेने के बाद। ठीक है आशीष, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। तो टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामलों को लेकर पीएफआई के दफ्तरों पर यह छापेमारी हो रही है, लगातार अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर की तस्वीर दिखी। ये पोस्टर कोच्चि में यात्रा के स्वागत के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाई गई थी, तब ये पोस्टर दिखा जिसमें सावरकर की भी तस्वीर लगी है। हालांकि जब इस बात का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एहसास हुआ तो सावरकर की तस्वीर के ऊपर गांधी की तस्वीर लगा दी गई। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज कोच्चि पहुंच रही है, जहां पर स्वागत के लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे, उसमें सावरकर की तस्वीर भी लगी थी। लेकिन जब इस बात का एहसास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुआ तो ये तस्वीर देखिए, सावरकर की तस्वीर के ऊपर गांधी के पोस्टर को चिपका दिया गया, गांधी की तस्वीर उस पर लगा दी गई। और लगातार कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद उस पर विवाद गहराने लगा था, जिसके बाद अब ये एक तस्वीर सामने आई है जहां पर सावरकर की तस्वीर लगी हुई थी। इसको लेकर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एहसास हुआ तो उन्होंने सावरकर की तस्वीर के ऊपर गांधी की तस्वीर को चिपका दिया। बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए हैं कोच्चि में स्वागत के लिए। राहुल गांधी की यात्रा आज कोच्चि पहुंच रही है और उसके पहले स्वागत की पूरी तैयारी की गई, तमाम जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए और उसी में बीच में तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बीच सावरकर का भी चित्र लगा हुआ था, उनकी भी फोटो लगी हुई थी। लेकिन इस बात का एहसास जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुआ तो सावरकर की तस्वीर के ऊपर गांधी की तस्वीर को चिपका दिया गया। और अब इस पूरे मामले पर देखिए, सियासत भी बहुत तेज हो गई है, बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के लिए डाक टिकट जारी किया था, तो मूल कांग्रेसियों के मन में तो निश्चित तौर पर सावरकर के प्रति आदर का भाव रहा है। लेकिन जो माइनो कांग्रेस है उसने वीर सावरकर के अपमान का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। तो माइनो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बारंबार वीर सावरकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु जो कांग्रेस का मूल भाव है वह सावरकर के प्रति आदर का भाव है। माइनो कांग्रेस के पोस्टर में भी वीर सावरकर का आना कांग्रेस जनों की जो अंतरात्मा है और
जो उनका बाहरी भाव है उन दोनों के अंतर को परिलक्षित करता है। और आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष, अब इस पूरे मामले पर ये जो एक पोस्टर लगा उस पर अब गांधी की तस्वीर चिपका दी गई, इस पर बड़ा विवाद हो गया है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की? देखिए आदर्श, के सुरेश कांग्रेस के चीफ व्हिप हैं लोकसभा में, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर ये मामला सामने आया है। पोस्टर सामने आए हैं, उसके बाद आपने ठीक कहा, हमने अपनी स्टोरी में भी दिखाया कि महात्मा गांधी की तस्वीर उसके ऊपर लगाई गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की और तमाम नेता वो सावरकर पर क्या पोजीशन लेते हैं वो सबको मालूम है। ऐसे में ये बड़ा गूफअप है और के सुरेश की तरफ से भी ये बयान आया है कि वो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। हालांकि ये दोष उन पर गढ़ा जा रहा है जिन लोगों ने ये पोस्टर्स तैयार किए थे कि ये संभवतः किसी की बदमाशी हो सकती है, जानकर की हुई शैतानी हो सकती है ताकि इसको किसी तरह से मिसलीड किया जा सके। हाउएवर, हैविंग सेड दैट आदर्श, निश्चित तौर पर ये बड़ा पॉलिटिकल गूफअप है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे काफी एम्बैरेसमेंट हो रही है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं, क्या गांधी परिवार से मुक्त होगी कांग्रेस? अशोक गहलोत आज राहुल गांधी को मनाने की औपचारिकता भर करने जा रहे हैं, पहली बार ऑन रिकॉर्ड। गहलोत ने माना कि गांधी परिवार ये तय कर चुका है कि परिवार के बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष बनेगा। ये बात सीएम गहलोत ने सिर्फ एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह से कही है। किसे मिलेगी कांग्रेस की कमान? गांधी परिवार अध्यक्ष की रेस से बाहर। गांधी परिवार मुक्त होगी कांग्रेस। गहलोत का अध्यक्ष बनना लगभग तय होता जा रहा है क्योंकि अध्यक्ष पद की रेस में गहलोत सबसे आगे हैं। पहली बार किसी कांग्रेस नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये बात मान ली है कि सोनिया और राहुल ने तय कर लिया है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य ही कांग्रेस की कमान संभालेगा। ये बात गहलोत ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान कही। अगर राहुल गांधी जी नहीं माने तो क्या इस बात की गुंजाइश है कि प्रियंका गांधी अध्यक्ष पद के लिए आप लोग उनको राजी करने की कोशिश करें? गांधी परिवार तय कर चुका है जी, तो राहुल गांधी ने भी तय कर दिया, चलो कोई बात नहीं जी। हम लोग चाहेंगे एक बार गांधी परिवार अलग रहे जी और कोई दूसरा अध्यक्ष बन जाए, तो इसलिए ये इस चर्चा में आगे बात हुई कि नॉन गांधी परिवार का आदमी बनना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कांग्रेस पर बीजेपी परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाती रही है, लिहाजा गहलोत ने भी ये माना कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाने का फैसला विरोधियों को जवाब देने के लिए ही किया गया है। जो परिवार 29 साल कोई पद पे नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर ना केंद्रीय मंत्री बने हैं जी। सोनिया गांधी जी ने बना दिया प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जी। तब भी ये जो बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग हैं जी, ये पीछे पड़े रहे कि वंशवाद जी। जबकि पार्टी का मामला ऐसा होता है कि देश के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं जी, नेता क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है जी। उसके बाद में वंशवाद किया तो राहुल गांधी ने भी तय कर दिया, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। 30 सितंबर तक नामांकन चलेगा। 1 से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। फिलहाल गहलोत रेस में सबसे आगे हैं। थरूर भी उनको टक्कर देने की तैयारी में है, लेकिन गहलोत का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। और रुक करें बड़ी खबर आपको बता दें केरल से, जहां 10 राज्यों में, देश के 10 राज्यों माफ कीजिएगा, एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। अकेले केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। छापेमारी के दौरान देश भर में पीएफआई के 100 कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के लोगों को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। तो देश के ये अलग अलग 10 राज्य जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए और ईडी की ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अकेले केरल की ही बात की जाए तो केरल में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी उन दफ्तरों में हो रही है जो पीएफआई से जुड़े नेताओं के हैं या इस संगठन से जुड़े दफ्तर हैं, वहां पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही देश भर में पीएफआई के 100 कार्यकर्ता भी अरेस्ट किए गए हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। नीरज, क्या जानकारी?
कि देश भर में आज एनआईए और ईडी की संयुक्त टीम ने रेड की है, जिसमें राज्य पुलिस की भी सहायता ली गई है। देश के 10 राज्यों में ये रेड चल रही है, अभी अंडरगोइंग है। अब तक जो जानकारी मिली है सूत्रों से 100 से ज्यादा पीएफआई के एक्टिव वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जो किन्हीं न किन्हीं कारणों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। उन सबको गिरफ्तार किया गया है। अभी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन अब तक जो हमारी जानकारी है उसमें एनआईए और ईडी की संयुक्त टीम ने, जो पिछले 1 हफ्ते से इसकी तैयारी चल रही थी, सभी इनपुट्स एनआईए के पास थे और उन इनपुट्स के बाद जब गृह मंत्रालय का गो अहेड मिला, उसके बाद एनआईए और ईडी ने एक संयुक्त टीम बनाई। राज्य सरकार को राज्य पुलिस को कॉन्फिडेंस मिल गया और राज्य पुलिस के संयुक्त अभियान के साथ इन्होंने बकायदा छापेमारी की और अब तक जो जानकारी मिली है एनआईए के मॉड्यूल के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है पीएफआई के मामले में भारत एनआईए और ईडी का, क्योंकि काफी दिन से इस बात की चर्चा थी कि तमाम आपराधिक गतिविधियों में पीएफआई के लोग शामिल पाए जा रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर छुटपुट कार्रवाई हुई थी, लेकिन ऐसी कार्रवाई बड़े लेवल पर नहीं हुई थी। लेकिन ये पहली बार होगा जब पीएफआई के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाकर एनआईए और ईडी ने ये गिरफ्तारियां की। देखना ये होगा कि अभी जब पीएफआई को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट एनआईए का आता तो उसमें क्या क्या इनपुट्स मिलते हैं, क्या क्या सामान गिरफ्तारी के साथ क्या क्या बरामद किया गया है और ऑफिशियली कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो नाम क्या क्या है, किन राज्यों से गिरफ्तार किया है। अब तक जो जानकारी लगी है 10 राज्य में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं जहां से अब तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना थोड़ी देर बाद आएगी। जी अपर्णा। जी नीरज, देखिए बिहार में जिस तरीके से बातें सामने आई थी पीएफआई के टेरर मॉड्यूल की, उसके बाद से छापेमारी में बहुत तेजी आ गई। अब ईडी भी इसमें आ गया है और राजनीति भी इस पर नीरज बहुत तेज हो गई है और आज जिस तरह से छापेमारी हो रही है, कई जगह से विरोध की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित रूप में जब भी इस तरह की छापेमारी होती है या जब भी इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत विरोध भी झेलना पड़ता है, खासकर फोर्सेस को, ईडी को, एनआईए को लोकल लेवल पर, क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है तो ये कहा जाता है कि ये बदले की भावना से है, जानबूझकर की जा रही है, सरकार द्वारा प्रेरित है, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन चूंकि आपराधिक मामले ही होते हैं, उनको आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। एनआईए और ईडी जब भी कोई कार्रवाई करती है तो बहुत ही पुख्ता जानकारी और पुख्ता सबूत होने के बाद ही रेड डालते हैं और पुख्ता सबूत होने के बाद ही उस पर काम करते हैं। तो निश्चित रूप में एनआईए और ईडी हमारे देश की बहुत ही प्रेस्टीजियस संस्थाएं हैं, बहुत ही सम्मानित संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं। तो अभी फिलहाल ये कहना, क्योंकि विरोध तो झेलना पड़ेगा, पॉलिटिक्स है, देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो बहुत सारी इस तरह के विरोध झेलने पड़ेंगे और विरोध की तस्वीरें सामने आ भी रही हैं। बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। नीरज, ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार रहेगा, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीएफआई के ठिकानों पर देश भर के अलग अलग 10 राज्यों में इस वक्त एनआईए और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पीएफआई के 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में वो कौन कौन से नाम हैं, पुख्ता तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट पर सुबह 10 बजे अंतिम संस्कार होगा। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कई कलाकार उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच चुके हैं। दशरथपुरी से निगम बोध घाट तक राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तो बता दें कि दुनिया भर को हंसाने वाले आज जो हैं वो दुनिया को रुला करके चले गए हैं। राजू श्रीवास्तव देश के सबसे बड़े कॉमेडियन की मौत जो है कल देश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई। उन्होंने अंतिम सांसें ली और उनका पार्थिव शरीर जो है वो राजू श्रीवास्तव के भाई सीपी श्रीवास्तव के घर में रखा हुआ है। आप ये जो घर देख रहे हैं यही राजू श्रीवास्तव के भाई का घर है और यहीं पर जो है उनका पार्थिव शरीर जो है रखा हुआ है और अब से कुछ देर के बाद उनकी अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से निकलने वाली है और निगम बोध घाट पर 10 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो उसकी शुरुआत हो गई है। जो मटका है, जो फूल हैं, साथ ही जो अर्थी का सामान है
वो जो है यहाँ पर उनके घर पे पहुँचना शुरू हो गया है। जो राजू श्रीवास्तव के करीबी हैं वो बता रहे हैं कि तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं और अब से 1 घंटे के बाद जो है राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से प्रस्थान करेगी और यहीं जो वाहन तैयार किया जा रहा है वो भी यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाला है। और उसके साथ ही राजू श्रीवास्तव के चूंकि चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं, उनके प्रशंसकों का हुजूम जो है वो बढ़ने की उम्मीद है यहाँ घर के बाहर। ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ घर के बाहर आ गए हैं और साथ ही ये जो पूरा रास्ता है इसको जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर आप कर दी गई है। और साथ ही जो यहाँ पर राजू श्रीवास्तव के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जो राजू श्रीवास्तव हैं उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो शख्सियत है वो दुनिया भर में आने वाले कई सालों तक लोगों के जहन में रहेगी। तो बिलाल अहमद की रिपोर्ट आप देख रहे थे राजू श्रीवास्तव के भाई के घर से, जहां से कुछ ही देर में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। लेकिन इस बीच जहां पर अंतिम यात्रा को पहुंचना है यानी कि निगमबोध घाट, वहां से रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, वहां पर क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं? कुछ लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं क्या? देखिए, अभी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। जो जितने भी लोग हैं वो वहीं पहुँच रहे हैं जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा है। राजू श्रीवास्तव के बड़े भाई हैं जिन्हें डॉक्टर चाचा के नाम से मशहूर हैं, उनके यहाँ पार्थिव शरीर रखा हुआ है और वहीं पर लोग पहुँच रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के जो जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग जो मुंबई में रहते हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं, जो रिश्तेदार हैं वो भी पहुँच चुके हैं। कल रात देर रात तक उनके रिश्तेदार आते रहे, कुछ लोग दुबई से भी आए हैं। 3 बजे रात तक की जो फ्लाइटें आती रही हैं उनसे उनके रिश्तेदार अलग अलग जगहों से आए हैं। लखनऊ में उनके बड़े भाई रहते हैं, उनके साले रहते हैं, वो भी कल देर शाम को यहाँ पर पहुँचे हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो राजू श्रीवास्तव के घर पहुँच रहे हैं या फिर अलग अलग होटलों में रुके हुए हैं, वहाँ से सीधे निगमबोध घाट पहुँचेंगे। चूँकि 10 बजे का टाइमिंग परिवार की ओर से पहले ही दे दिया गया था, तो ज़्यादातर लोग 9:45 के आसपास यहाँ पर आना शुरू करेंगे। जी रविकांत, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब यादों में ही गुजराएंगे राजू श्रीवास्तव। बढ़ते हैं आगे, बात कांग्रेस की कर लेते हैं, जहां राहुल गांधी को आज अशोक गहलोत मनाने की आखिरी कोशिश करेंगे। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत का कहना है कि वो आखिरी पूरी कोशिश करेंगे राहुल गांधी को मनाने के लिए। इसलिए वो आज कोची भी जाएंगे, जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। हालांकि इसी बीच एक बड़ा बयान अशोक गहलोत का ये भी आया कि जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी को मनाने की आखिरी कोशिश भी मैं अपने स्तर पर जरूर करूंगा। और इसीलिए राहुल गांधी को मनाने के लिए अशोक गहलोत कोची जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में ये सस्पेंस अब भी बना हुआ है कि अध्यक्ष पद इस बार गांधी परिवार के पास रहेगा या फिर सोनिया गांधी के किसी खास को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इस बीच खबर भी आई कि भारत जोड़ो यात्रा में जुटे राहुल गांधी को मनाने की आखिरी कोशिश आज की जाएगी, जिसके लिए अशोक गहलोत आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस बात की पुष्टि एबीपी न्यूज पर खुद अशोक गहलोत ने की है। राहुल गांधी जी पदयात्रा छोड़ करके आने नहीं वाले हैं और नामांकन के लिए आपको पर्सनली मौजूद होना होता है, तो अब ये मान के चला जाए कि राहुल गांधी जी शायद पर्चा नहीं भरेंगे, गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। तो अभी पता नहीं, अगर नहीं भरेंगे तो अभी हम तो जाके बात कर रहे हैं उनसे, एक और रिक्वेस्ट कर देंगे लास्ट में। जी जी अभी जी प्रस्ताव पास किया राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके पक्ष में। जी हाँ, अधिकांश राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर रही है उनके पक्ष के अंदर। जी उनको सोचना चाहिए कि पूरे देश के अंदर आज भी कांग्रेस चाहते हैं वो अध्यक्ष बने, जी उनको बनना चाहिए। जी राहुल को मनाने के लिए अशोक गहलोत आज कोची पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ दोपहर 1 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इस मुद्दे पर गहलोत की सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई थी और ये साफ किया गया कि अगर राहुल अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें दावेदारी से परहेज नहीं है। और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा।
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर भी रेस में है। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 24 से 30 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। दावा है कि राहुल इस दौरान दिल्ली में नहीं रहेंगे। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर हलचल बहुत तेज है कांग्रेस के अंदर, उस पर बात करने के लिए आशीष एक बहुत सीधी सी बात समझना चाहेंगे, इतना कंफ्यूजन पार्टी लाइन को लेकर क्यों है कांग्रेस के भीतर, क्यों समझ नहीं आ रहा? कभी अशोक गहलोत का नाम आता है, शशि थरूर उधर खड़े हो जाते हैं और फिर भी मान मनवल का खेल चल रहा है। मनाने के लिए राहुल गांधी को जाएंगे, राहुल गांधी अपना स्टैंड लगभग क्लियर कर चुके हैं, चल क्या रहा है? देखिए, कांग्रेस में ज़्यादातर नेताओं को आदर्श इस बात का डर रहता है कि अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पे सबसे ऊपर कोई गांधी ना हो तो पार्टी बीसीओ कांग्रेस में बढ़ जाएगी। मुझे लगता है इसी बात का डर है, इस वजह से आखिरी वक्त तक ये कोशिश की जा रही है कि गांधी परिवार के इस सदस्य को मना लिया जाए। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। आपने देखा उस स्टोरी में जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आखिरी बार जा रहा हूं मैं उनको मनाने के लिए। मेरी उनसे बड़ी लंबी बात हुई थी और उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है एबीपी न्यूज से कि गांधी परिवार ने इस बार फैसला कर लिया है और ये बता दिया है कि इस बार गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि पहली बार कोई नॉन गांधी काफ़ी सालों बाद, पहली बार से मेरा मतलब कि कुछ सालों बाद कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाला है। अब ये तकरीबन तय है। 24 या 25 तारीख के बाद आप अशोक गहलोत, डॉक्टर शशि थरूर और अगर कोई नामांकन दाखिल करना चाहता है तो उनको नामांकन दाखिल करते हुए देखना चाह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कोशिश अशोक गहलोत करने वाले हैं राहुल गांधी को मनाने के लिए, वो सिफर साबित होगा। उसमें कुछ नतीजा निकलना नहीं है क्योंकि राहुल गांधी ने माइंड मेकअप कर लिया। और आदर्श, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पिछली बैठक जब हुई थी G23 नेताओं की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी के बाद, तभी राहुल गांधी ने कह दिया था ना मैं, ना मेरी मां और ना ही प्रियंका गांधी। यही सवाल था मेरा अशोक गहलोत से इस इंटरव्यू में जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या इस बात की गुंजाइश है कि आज जब आप राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करते हैं, वो इनकार कर देते हैं, तो प्रियंका गांधी को बतौर अध्यक्ष नामांकन भरवाया जाएगा। उन्होंने कहा गांधी परिवार ने तय कर लिया, इस बार गांधी परिवार से कोई नहीं। तो जो हम दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं क्या गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि इस बार वाकई गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस होने वाली है। जी आशीष, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी इस पर बात करते रहेंगे क्योंकि जितनी हलचल तेज है कांग्रेस के अंदर, अभी और कई सारी चीजें निकल कर आना बाकी हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। क्या 2025 में सत्ता की सियासत से संन्यास लेंगे नीतीश कुमार? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी अभी से उन्हें आश्रम का रास्ता दिखाने लगे हैं। शिवानंद तिवारी का यह बड़ा बयान, नीतीश 2025 में तेजस्वी को बनाए सीएम और निभाए अपना आश्रम जाने वाला वादे के मुताबिक आश्रम खोले नीतीश। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री को बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, ये हैं आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी। साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश 2025 में बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंप दे। एक बार फिर सुनिए। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री को बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। उसको बहुत धन्यवाद। इस बयान से साफ है कि आरजेडी का मकसद क्या है। मकसद है तेजस्वी को सीएम बनाना। इस बात पर जरा भी दिलचस्पी नहीं है कि नीतीश के प्लान 2024 का क्या होगा, जिसमें वो मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, क्योंकि आरजेडी तो नीतीश को आश्रम भेजने पर तुली है। इससे पहले नीतीश ने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए ये संकेत दिया था कि सत्ता की बागडोर सौंपने की बेला आ ही गई है और अब वो नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की राह पर चल पड़े हैं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? हालांकि वो अपने 2024 के लक्ष्य से हटते नहीं दिखे और ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रेस में नहीं है। और पटना से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। प्रकाश, बिहार की सियासत में ये चल क्या रहा है? इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए अर्पणा, ये साफ है कि जो मौका था वो राज्य परिषद की बैठक का था आरजेडी का,
और इस बैठक में खुद लालू यादव, तेजस्वी और जगदानंद के साथ शरद यादव भी मौजूद थे। जब ये भाषण हो रहा था तो उस वक्त भी ये सभी सुन रहे थे, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार लालू यादव से राय लेते रहते हैं और आगे भी 2024 में बीजेपी के खिलाफ में जो मुहिम है उसमें सत्ता से उसे उखाड़ फेंकना है। लेकिन शिवानंद तिवारी जिस बयान का जिक्र कर रहे थे, दरअसल कुछ साल पहले उन्होंने, नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि वो आश्रम खोलना चाहेंगे और उसमें जब जीतन राम मांझी का प्रकरण चल रहा था तो उस वक्त की बात थी। तो ऐसे में अब 2025 की बात अभी ही करना, क्योंकि सामने तो 2024 की लड़ाई है और लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने की। तो ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके कहा कि आश्रम की ज़रूरत तो अब बाबा को है। बाबा शिवानंद तिवारी को कहते हैं, यहाँ पर राजनीति में लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते हैं, तो बाबा को तो अब उन्हें आश्रम की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि ये जो बयान था शिवानंद तिवारी का, उसे जेडीयू ने ठीक मुनासिब नहीं समझा और उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दे दी। लेकिन ख़ास बात यह है कि 2024 की लड़ाई के चलते जो बातें एक साथ आ रही है, क्या वह बात 2025 तक चली जाएगी? नीतीश कुमार खुद संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव किस तरह से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ में उनको अपने साथ रख रहे हैं। लेकिन ये संकेत 2025 के लिए नहीं है, बल्कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत है पहले की तरह से। तो ऐसे में ये सवाल उठाना, आश्रम भेजना, यानी रिटायरमेंट। अब उन्होंने राज्य परिषद की बैठक में ये सब बातें कही हैं, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया आ गई है। लेकिन आगे के क्या कुछ होता है उस पर भी नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी पटना से पूरी जानकारी दे रहे थे। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा सत्र रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदर्शन पर उतर आए हैं। भगवंत मान ने सभी 92 विधायकों के साथ मार्च निकालने का फैसला किया है। विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकालेंगे आप विधायक। सुबह 11 बजे यह मार्च निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के विरोध में यह मार्च निकाला जा रहा है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सचिन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सचिन, कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, बयानबाजी हुई, उसके बाद अब आज ये मार्च का फैसला, क्या कुछ है पूरी जानकारी से जुड़ी हुई? जी देखिए, ये शह और मात का खेल जो है राजनीति में ये चला है। असल में जब ऑपरेशन लोटस के आरोप लगे थे उसके बाद से आम आदमी पार्टी का ये जो सेशन बुलाने का जो डिसीजन था उसके ऊपर जो है शुरू से ही अपोजिशन जो है लगातार सवाल उठा रहा था कि आपके पास 92 विधायक हैं तो आपको सेशन बुलाने की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार ने सेशन बुलाने का निर्णय लिया और गवर्नर ने एक बार उसके ऊपर सहमति भी दे दी और उसके बाद जब उसके ऊपर 3 रिप्रेजेंटेशन जो हैं जाती हैं राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल लीगल ओपिनियन लेके जो है विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक प्रकार से विपक्ष ने जो है सरकार को झटका दिया था इस तरीके से कि राज्यपाल जो हैं उनको कन्विंस कर लिया, उस जो सहमति उन्होंने दी थी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए उसको विड्रॉ करके, उसको वापस करके। तो फिलहाल अब आम आदमी पार्टी सरकार के लिए भी स्थिति जो है वो बड़ी असमंजस वाली स्थिति है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं 11 बजे मार्च करेंगे पंजाब विधानसभा से राजभवन की तरफ। ये एक तरीका है अपना जो है विरोध जताने का। तो एक तरीके से आमने सामने जो है राज्यपाल और पंजाब सरकार जो है यहाँ हो गए हैं। उससे पहले बता दें 10:30 बजे जो है पंजाब कैबिनेट की मीटिंग भी है, क्योंकि 10:30 बजे मीटिंग में कैबिनेट जो है ये तय करेगी कि अब दोबारा जो है विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाया जाएगा या नहीं, क्योंकि राज्यपाल कैबिनेट की सिफारिश पर और मार्च के दौरान क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है उससे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया सचिन इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दशहरा रैली को लेकर उद्धव शिंदे गुट आमने सामने हैं। शिंदे गुट का कहना है कि वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि रैली उनकी शिवसेना करेगी। इस मामले पर बीएमसी बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। और हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज ओझा। सूरज, दशहरा रैली किसकी होगी उस ग्राउंड पर, इसको लेकर अब शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर शिवसेना के लिए एक
एक पहचान के रूप में देखा जाता है दशहरा रैली को, कि शिवसेना कितने ताकत के साथ ये रैली को संबोधित करती है और शिवसेना से कौन स्टेज पर होता है, मंच पर होता है, इस तरफ सभी की निगाहें होती है। तो शिवसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है उस दिन में, और इसी की वजह से जो दोनों गुट है अब आमने सामने हैं, दोनों को अपना अपना अपनी अपनी ताकत दिखानी है। और अब देखिए शिंदे कैंप जो है, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उन्होंने भी अब दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क में परमिशन मिले इसके लिए अर्जी की है। इसके अलावा उद्धव कैंप तो हमेशा से अपना क्लेम करते ही आया है कि शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली होगी वो शिव सैनिकों की होगी। तो देखिए अब ये लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। इसी वजह से अब उद्धव ठाकरे की जो कैंप है उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन में अपने इतिहास को बताया है कि कैसे कब से हमने शुरू किया था यहाँ पे दशहरा रैली करना और हमें हमेशा परमिशन मिलते आई है। तो आज अब बीएमसी को जवाब देना है कि वो क्या, बीएमसी का क्या से है इस पूरे मामले को लेकर, वो क्या मानती है कि वहां पर दशहरा रैली करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए अब दोनों में से दोनों ही पावर में है। देखिए शिवसेना कैंप जो है उद्धव ठाकरे की, वो बीएमसी में पावरफुल है, साथ ही शिंदे कैंप है वो महाराष्ट्र में पावरफुल है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट में बीएमसी अपना क्या जवाब देती है और उस पर निगाहें लगी रहेंगी बीएमसी के जवाब के ऊपर। सूरज की क्या कुछ बीएमसी की तरफ से कहा जाता है। बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी नजर लगी हुई है इस वक्त सबकी मुंबई में कि क्या कुछ वहां पर होता है, क्योंकि शिवसेना और शिंदे गुट के बीच जिस तरह की खींचतान चल रही है उसको देखकर यह सवाल खड़ा हुआ है और बीएमसी के जवाब पर सब कुछ निर्भर करता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।